आप देखिए उस लड़की को बचाने के लिए अभी प्रोटेस्ट चला, अभी दिल्ली में हाईलाइट हुई वो, अभी उसके वकील को मार दिया गया था, उसके पिताजी को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया, बताइए उसकी घर के फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। क्या है आज की क्लास? तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 2021 यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती में जो भी पिछले वर्ष जो क्वेश्चंस रहे थे, जो टफेस्ट क्वेश्चन रहे थे, उनको लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो भैया मेरे साथ सॉल्व कीजिए और दम है ना तो फुल में से फुल स्कोर करके बताइए। अभी 2017 का वीडियो गया और आप लोग खुद एनालाइज करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन उसमें सही किए और कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भैया जी आज की क्लास। अच्छे से पढ़िएगा, समय लेते हुए पढ़िएगा। सब में व्याप्त रहने वाला, ठीक है, वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है। तो बताइए इनमें से क्या इसका सही जवाब रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो सभी को पता है कि सब में लीन रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाले को सर्वव्यापी कहते हैं। लेकिन दिक्कत आती है कि सर समझ नहीं आता कि सर्वव्यापी होता है या फिर सर्वव्यापी होता है या सर्वव्यापी होता है। कुछ बच्चों को यहां जाकर के दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब में व्याप्त रहने वाला सर्वव्यापी जो शुद्ध रूप होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? यानी विधा का मतलब यहां पर यह है कि इसमें क्या चीज है, ये कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या आत्मकथा है। कोर्ट मार्शल ये आपको मुझे बताना है। और साथ में ये भी आप मुझे बताइए कि कोर्ट मार्शल जो एक विधा जो है वो किस रचनाकार की है, किसका क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए सारी की सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो कोर्ट मार्शल अपने आप में कहानी नहीं है, एक उपन्यास नहीं है, एक आत्मकथा नहीं है। मेरे साथी ये पता है क्या है? ये आपका एक बेहतरीन सा नाटक है। क्या है ये? नाटक। ठीक है, अगर आप इस नाटक की बात करें, देखिए कोर्ट मार्शल, क्या हो गया स्निप को, कभी बड़ी होती है कभी छोटी। कोर्ट मार्शल की अगर मैं बात करूं तो ये जो नाटक है ये भैया जी स्वदेश दीपक का नाटक है। किसका है? स्वदेश दीपक का ये एक नाटक है जो कि इन्होंने 1991 में लिखा था भैया जी। किस में लिखा था? 1991 में। और इनके अगर मैं अन्य नाटकों की बात करूं तो देखिए एक नाटक आता है आपका बाल भगवान। बाल भगवान इनका एक नाटक है भैया जी। एक है इनकी काल कोठरी, काल कोठरी। एक है इनका जलता हुआ रथ, जलता हुआ रथ, याद रखिएगा भैया जी। और इनकी एक रचना है, इनका एक नाटक और है सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता इनका एक नाटक है। तो ये भी इनके कई नाटक हैं। तो ये याद रखिएगा, ये स्वदेश दीपक ने 1991 में कोर्ट मार्शल एक नाटक लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पूर्व, ये पूर्ण नहीं है बच्चों, ये पूर्व है। क्लियर है? पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए ये एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये पता नहीं चल पाता कि पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कतें हम लोगों के लिए आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिए उदीची दिख रहा है, अगर ऊ से दिख रहा है तो समझ लीजिए ये है आपका उत्तर। इस चीज को देख लेंगे आप। क्लियर है? यानी ये जो उदीची जो है ना ये क्या है भैया जी? उत्तर का है आपका। ठीक, अब देखिए ये उत्तर मिल गया हमें। अब पूर्व में कितने शब्द आते हैं? दो शब्द आते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। इसमें कितने शब्द हैं? दो।
तो यानी कि प्राची क्या है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? प्राची। आंसर तो ये हो गया। अब बात करेंगे इसमें और इसमें। अब देखो, पी से पूर्व और पी से पश्चिम, तो ये बन जाएगा आपका पश्चिम का, ये बन जाएगी आपकी पश्चिम दिशा की। अब बात निकल कर आई, बचा क्या हमारे पास दोस्तों? दक्षिण बचा। इस ट्रिक से भी आप इसे याद कर लीजिए, ये हो गया दक्षिण का भैया जी। ये देखिए कैसी रही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक। पूर्व 2 अक्षर है, प्राची में 2 अक्षर है, इससे ये कर लीजिए, ठीक है। और एक प और आ जाए तो समझ लो ये पश्चिम बन गया, और ये ऊ से उत्तर बन गया। अब इसमें कॉमन क्या है? ये। चौथा तो हमें पता चल ही जाएगा कि भैया जी फिर ये दक्षिण जो है ये वाची बन जाएगा। ठीक, देखिए इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गार्गी, आंडाल, अपाला या फिर राबिया? तो सबसे सिंपल देखिए, मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि मैंने जब इनको हिंदी साहित्य बताया तो उसमें मैंने आपको साफ बताया था कि जब दक्षिण भारत से भक्ति काल का उदय हुआ था और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लेके गए? रामानंद जी और इनके शिष्य और रामानुज वगैरह ये सब लेके गए, ठीक है। तो जो ये परंपरा जो स्टार्ट हुई थी दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई थी, तो दक्षिण भारत में जो भक्ति जो कवि थे इनकी 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी मेरे साथियों? 2। देखिए भक्ति की शाखा की अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में, तो ये 2 शाखाएं थी, ठीक है। 2 शाखाएं थी। एक को कहते हैं हम आलवार और एक को कहते हैं बच्चों हम लोग नयनार। ये जो आलवार हैं ये विष्णु की पूजा करते थे। किसकी? विष्णु जी की पूजा करते थे। नयनार जो है भैया जी भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इनकी जो संख्या है ना वो भैया जी 12 रही थी, ठीक है। और इनकी जो संख्या है वो भैया जी 63 रही है। तो देखिए आलवार के जो 12 शिष्य है, 12 शिष्यों में ही एक महिला थी, लेकिन सबसे पहला जो आलवार रहा भैया जी उसका नाम है मोयंक। उसका नाम क्या है? मोयंक। और जो 12वें नंबर का जो आलवार था उसका नाम था तिरुमगे। उसका नाम क्या था बच्चों? तिरुमगे। और ठीक उसी प्रकार से नयनार की संख्या 63 थी जो कि शिवजी की पूजा किया करते थे। तो इसका जो पहला बंदा था इसका नाम था भैया जी अनय नयनार। आज अनय नयनार, नयनार। और जो लास्ट वाला था उसका नाम था भैया जी, उसका नाम था इससे ज्ञान नियार, ज्ञान नियार। हाँ, इससे ज्ञान नियार ये था भैया जी। अब इसमें जो एक महिला थी उसी का नाम था भैया जी आंडाल। जो एक महिला थी उसी का नाम था आंडाल, याद रखिएगा। इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर हम बात करें तो ये जो नयानार जो भी भजन करते थे, ये लोग जो भी भजन करते थे, तो इन भजन को क्या कहा गया है भैया जी? तेवरम कहा गया है। क्या कहा गया? तेवरम कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इनकी रही और यहीं से उठ करके आपका भक्ति काल ऊपर की ओर आया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा भक्ति काल हर जगह फेमस होता चला गया। उसके बाद भक्ति काल की 2 धाराएं भी निकल के आती हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। फिर उसमें भी आप देखेंगे प्रेमाशय के कवि, ज्ञानाशय के, रामाशय और कृष्णाशय, वो सारी की सारी चीज आपने देखी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा? आंडाल बन जाएगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हानुष नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन एक नाटक है हानुष, और मैं इसके बारे में बताऊंगा जरूर। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए स्वदेश दीपक का अभी अभी नाम आया था। स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल नामक एक नाटक लिखा था 1991 में। तो भैया जी इसका मतलब ये तो पता चल गया ये तो है नहीं, इतना तो कंफर्म हो गया हमें, ठीक है। अगर हम बात करें भैया जी धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती का तो हानुष नाटक है नहीं। ठंडा लोहा, ठीक है। और मैं अगर बात करूं देशांतर, ठीक है, अंधा युग, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी है। और देखिए धर्मवीर भारती की मेरे को जब भी समय मिलता है तो एक गुनाहों का देवता देखो मेरे पास अभी रखी हुई है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बहुत अच्छी है। अभी मैं इसको कंप्लीट तो नहीं कर पाया हूं, लेकिन जब भी मेरे को समय मिलता है मैं साथी इसको पढ़ लेता हूं। आप देखिए मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हैं। अगर आप देखेंगे ना, देखिए थिंक एंड ग्रो रिच, द नेपोलियन हिल्स, ये भी मैं कभी कर देख लेता हूं, जिक्र कर लेता हूं।
आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मेरे ऑफलाइन ब्रांच में कहते हैं सर आप हिंदी के टीचर हैं लेकिन ज्यादातर आपकी जो बातें इंग्लिश में निकल के आती हैं, वो द रीजन बिहाइंड इट, रीजन इज दैट कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है मेरे को ये भी पढ़ना होता है। आप देखेंगे एक है द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन, ये देखिए एक और किताब है मेरे पास, देखिए ये कैलाश मंजू बिश्नोई की है, कलेक्टर साहिबा। देखिए बहुत अच्छी किताब है, जब भी आपको समय मिले। अभी तो फिलहाल आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉपी, सॉरी अपने एग्जाम्स की प्रिपेयर कर लीजिए, दरोगा बन जाइए, नौकरी लग जाइए, उसके जब भी समय मिला करेगा ना तो इनमें से एक आधी बुक जरूर पढ़ना, बहुत मजे आएंगे। और आप देखिए मेरे पास बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, छोड़िए। तो धर्मवीर भारती का तो ये नाटक है नहीं। सुरेंद्र वर्मा तो आप जानते ही हैं, सुरेंद्र वर्मा का देखो मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए। तो ये जो हानुश नाटक है ये किसका है भैया जी, भीष्म साहनी जी का नाटक है। और अगर मैं बात करूं इसी की, देखिए भीष्म साहनी ने कौन सा नाटक लिखा भैया जी, हानुश। और ये हानुश नाटक जो लिखा वो 1977 में लिखा था भैया जी, ठीक है। और इन्हीं के अलावा अगर मैं बात करूं, हानुश के अलावा इनके जैसे कि एक है भाग्य रेखा, इनका एक नाटक है, एक है माधवी, माधवी, एक है भैया जी रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, एक है इनके नाटक आलमगीर, आलमगीर। और एक है इनकी बहुत ऐसा है कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत अच्छा है कबीरा खड़ा बाजार में। पता है इस हानुश नाटक में है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक हानुश नामक एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे से घर से बिलोंग करता है। तो ये क्या करता है, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद अपना एक्सपीरियंस करता है और दिखाता है, एक ऐसी अच्छी सी घड़ी बना करके निकालता है ये, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद ये बहुत लाजवाब एक घड़ी बनाता है, उस घड़ी को किसी किले के सामने टंगवा देता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे जो राजा महाराजा था, उस राजा ने देखा क्या अद्भुत घड़ी बनाई है इस हानुश ने, हानुश उस व्यक्ति का नाम था। तो भैया जी जब उसने घड़ी को देखा राजा महाराजा ने, तो बोला कि यार इसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाए। पूछा क्यों, कहते कि भाई अगर इसकी आंखों की रोशनी नहीं छीनी तो यार इतना अद्भुत नमूना इसने, ये जो एक यूनिक चीज जो बनाई है, फिर ये दोबारा भी बना देगा और मैं चाहता हूं ऐसा दोबारा कोई बनाए ना, ठीक है। तो इस तरीके से भैया उसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। और कहा जाता है ना कि ताजमहल बनवाने के बाद भी उसके मजदूरों के हाथ काट लिए गए थे। अब देखिए ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए, ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं पर देखा है कि हाथ काटने का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ जर से अड़क कर दिए गए थे। हाथ काटने का मतलब है कि उनका पूरा की पूरा रहना खाना पीना उसने अपने यहाँ कर दिया था, कि उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया। अगर ये बाहर जाएंगे तो ऐसा एक और क्या बोलते हैं स्थापत्य कला साबित कर देंगे, एक और ताजमहल का निर्माण कर बैठेंगे। तो ये वाली चीज थी। अब पता नहीं क्या इसके पीछे रीजन है, जहां तक मैंने देखा वो मेरे को मिला, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा की तो आपको पता ही है, मुझे चांद चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसी सुरेंद्र वर्मा की एक रचना है, मेरे को याद नहीं आ रही है, शकुंतला की अंगूठी, बहुत अच्छी है। एक द्रौपदी भी इनकी अंगूठी, द्रौपदी एक रचना है इनकी, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करने वाले कितने, कौन सा गुरु था ये बता दीजिए। और आपको पता है कि टोटल कितने गुरु थे भैया जी, 10 गुरु थे, ठीक है, 10 गुरु थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है भैया जी ए गुरु अर्जुन देव। ए गुरु अर्जुन देव जो है ना, ये 5वें नंबर के भैया जी गुरु रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें इसी में सबसे पहली चीज, और मैं आपको बता देता हूं, ये जो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्होंने पता कब किया था, इसका संकलन इन्होंने सन 1604 ईस्वी में किया था, ठीक है। और गुरु नानक जी जो हैं वो तो पहले नंबर के ही रहे थे, इतना तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं बात करूं हर गोविंद, इसमें एक और है हर गोविंद, हाँ ये है तो सही। अगर मैं हर गोविंद की बात करूं तो भैया जी ये 6वें नंबर के रहे हैं। और गुरु गोविंद जी जो हैं वो भैया जी 10वें नंबर के गुरु रहे हैं आपके,
जहां तक मुझे ऐसा ख्याल है, बिल्कुल। और इनका संकलन अर्जुन देव ने 1604 में किया था। और आपको एक बात याद होगा कि एक हिंदी साहित्य में भक्ति काल में एक कवि है नामदेव, तो नामदेव की रचनाओं का संकलन भी इन्होंने, मतलब उनकी कई रचनाओं को अर्जुन देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी है। ठीक है, मैंने आपको साहित्य में बताया भी था ये, तो याद रखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, गुरु अर्जुन देव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। सबसे पहली चीज तो हमें यह देखना है कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो कब हुई और किसने की थी। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अष्टछाप की जो स्थापना की वो विट्ठलनाथ ने की, और विट्ठलनाथ के पिता कौन थे भैया जी, गोकुलनाथ। ठीक है, तो इन्होंने गोकुलनाथ के 4 शिष्यों को शामिल किया और अपने 4 शिष्यों को शामिल किया, तब जाकर के अष्टछाप की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। अष्टछाप, तो सबसे पहले अष्टछाप की अगर मैं बात करूं तो अष्टछाप की जो स्थापना जो हुई है वो 1565 ईस्वी में हुई है। कब हुई है भैया जी, 1565 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी स्थापना भैया जी किसने की है, विट्ठलनाथ ने की है। किसने की है बच्चों, विट्ठल नाथ। ठीक है, और इसके पिता कौन थे भैया जी विट्ठलनाथ के, इनके पिता का नाम है भैया जी वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, ये इनके पिता थे। अब इस अष्टछाप में इनके 4 कवि हैं और विट्ठलनाथ के 4 कवि हैं, तब जाकर के बनते हैं आपके अष्टछाप। ठीक है, और अष्टछाप की स्थापना केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना इसका एक मेन मकसद यानी कि उद्देश्य जो था वो ये था। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से राइटर रहे, तो वल्लभाचार्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपके कुंभन दास। एक है आपके कुंभन दास, एक है आपके सूरदास, एक है आपके परमानंद, परमानंद दास, एक परमानंद दास है, और भैया यहां लिख देता हूं एक है इनके कृष्णदास, एक है इनके कृष्णदास। अगर मैं बात करूं भैया वल्लभ विट्ठलनाथ की तो इनके 4 थे, जिसमें से नंबर फर्स्ट पे आते हैं आपके गोविंद स्वामी, दूसरे नंबर पे आते हैं भैया जी छीत स्वामी, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो एक है इसके चतुर्भुज दास, क्या है, चतुर्भुज दास, और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एक है इनके नंददास। क्लियर है, ये 4 रहे हैं। तो ये यहां पर आप देखेंगे गोविंद स्वामी इसमें है, हरिदास नहीं है, सूरदास जी है, चीत स्वामी है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भैया जी, हरिदास। और ये जो हरिदास अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो हरिदास ये भैया जी तुलसीदास, किसके, तुलसीदास के कौन रहे हैं भैया जी, गुरु रहे हैं, जिसे कई लोग नरहर नंद के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलिए तो अब बात करते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट की। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया जी। अब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, यानी 4 ऑप्शंस हैं, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली शामिल नहीं है या नहीं आती, बांगरू, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो देखिए हिंदी भाषा की है ना, आप भी जानते हैं उपभाषा कितनी है, 5, और इन्हीं को मिला करके टोटल इनकी जो बोलियां हैं उनकी संख्या कितनी निकल के आती है, 18। अब 5 उपभाषा हो गई, 18 इनकी बोलियां हो गई, और हमसे क्या पूछा गया, बोली पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी बोली इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो देखिए उसका आंसर है भैया जी तेलुगु, क्योंकि ये तेलुगु जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये 4 आती हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे बांगरू, तो बांगरू को ही भैया जी हरियाणवी कहा जाता है। हरियाणवी किसकी है भैया जी, बांगरू को ही हरियाणवी कहा जाता है।
अब मैं बात करने वाला हूं ये कहां कहां से निकली है। तो इसका जो विकास हुआ है ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं भैया जी? 5। कौन कौन सी? देखिए के बी एच। के से बन जाती है आपकी कन्नौजी, ठीक है, एक कन्नौजी आ गई। बी से बन जाती है आपकी बुंदेली, बुंदेली आ गई। फिर एक है भैया जी आपकी खड़ी बोली, एक है आपकी खड़ी बोली जिसका अन्य नाम है कौरवी, जिसका अन्य नाम क्या है बच्चों? कौरवी। और बी से आ जाती है आपकी ब्रज भाषा, ठीक। और नंबर 5वें पे आती है आपकी हरियाणवी, और हरियाणवी को ही अन्य नाम क्या है इसका? बांगरू के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बांगरू इसके अंतर्गत है ऑलरेडी, कन्नौजी इसके अंतर्गत है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अवधि। तो देखिए ए बी सी ये सब किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। किसकी है बच्चों? पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी आती हैं? 3। ए से हो गई अवधि, बी से हो गई बघेली, सी से हो गई छत्तीसगढ़ी। अब 1 2 3 ऑप्शन गए, आंसर आ गया आपका डी फॉर दिल्ली। दूसरी चीज, इसमें जो तीसरी उपभाषा है वो राजस्थानी होती है, जिसकी 4 बोलियां होती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढानी। और ढूंढानी को ही बच्चों हम जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत में अगर आप देखेंगे, पंचामृत मतलब 5 अमृत, ठीक है, 5 अमृतों का एक समाहार कह सकते हैं आप। और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। क्लियर है? अब देखेंगे आप कि इसका हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। इसका भैया जी पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, ठीक। अव्यय भाव का भैया जी पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। और द्वंद्व के तो मेरे दोस्त दोनों की दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। आंसर क्या बन गया इसका? बी फॉर बॉम्बे, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्युन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये इसमें बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप देखिए आप जब लिखते हैं ये शब्द प्रत्युत्पन्नमति, अगर आप इसका खंडन करें तो इसका आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक आप इसे तोड़ने की कोशिश करें तो ये किसमें टूटेगा? प्रतिधन उत्पन्न में। इसमें बाद में आप मति लगा दीजिए। तो आप तोड़कर देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है आपको? प्रति। तो प्रति इसमें है, बिल्कुल है। आंसर बन जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बात खत्म हो गई। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्रत्यु को तोड़ दीजिए, प्र तोड़ दीजिए, प्रत्युत को तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा, इसमें प्रति शब्द को अलग निकाला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया जी, क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्या बोला गया सबसे पहले ये देख लीजिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। अगर मैं हिंदी को बदलना चाहूं तो इसमें से कौन सा वो रूप निकल कर आता है, ये आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सोचिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। तो देखिए अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें पूछा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो मेरे साथी इसका जो प्रचलित रूप है वो अवधि ब्रजभाषा देवनागरी नहीं भैया जी, इसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली। खड़ी बोली किससे निकली है भैया जी? सबसे पहले तो ये देखें आप, ये निकली है पश्चिमी हिंदी से। किससे? पश्चिमी हिंदी से। दूसरी चीज, पश्चिमी हिंदी किससे निकली है भैया जी? सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से इस हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। और ये खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर यहां पर बोली जाती है। और मेरठ की हिंदी है ना आदर्श और ये मानक मानी जाती है। मेरठ की जो खड़ी बोली है ना, इसी को मानक भी कहा गया है और इसी को आदर्श भी माना जाता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब रहने वाला है बच्चों आपका ए फॉर एप्पल। ठीक, नेक्स्ट, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे इसमें कुछ डाउट रहते हैं कि सच्चाई का पता लगाना या चमक गायब हो जाना, रंग उतर जाना या भेद प्रकट होना। क्या लगता है आपको इसका सही जवाब? कलई खुलना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर रंग उतर जाना। नहीं बच्चों, ये नहीं हो सकता। सच्चाई का पता लगाना और भेद प्रकट होना में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। सच्चाई का पता लगाना यानी कि आपको कोई चीज है, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो तो हो गया सच्चाई का पता लगाना। लेकिन यहां पर कलई खुलने का जो सही अर्थ निकल के आएगा वो है भेद प्रकट होना। ठीक है, यानी कि किसी की पोल खुल जाना, ऑटोमेटिकली खुल जाना। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे है ना आपकी है ना बाइक चाहिए, तो आपने बोला कि आज तो मैं बाइक ही नहीं लाया हूं, अब तो मैं बाइक ही नहीं लाया हूं, बताओ क्या करूं? मेरा भाई कोई वाली बात नहीं है। अब जैसे ही 2 मिनट बाद मैं नीचे गया, आप अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने लगे और मेरे सामने ही आ गए। तो मैंने बोला कि भाई अभी तो तुम मना कर रहे थे कि आप बाइक नहीं लाए हो, और देखो आप खुद बाइक से जा रहे हो। फिर तो इसी को कहते हैं भैया जी भेद प्रकट हो जाना, सच्चाई निकल कर आ जाना। क्लियर है? नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये आपको बताना है। देखिए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछी है, यानी इसका परिवर्तित रूप क्या है। तो संस्कृत का परिवर्तित रूप देखिए क्या होना चाहिए। आप भी जानते हैं पाली, क्योंकि संस्कृत से क्या निकली है? पाली निकली है। और पाली के बाद क्या आई है भैया जी? प्राकृत आई है। प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश आई है। अपभ्रंश के बाद जाकर के अवट्ट हिंदी, और अवट्ट हिंदी के बाद आप देखेंगे आपको मिल जाएगा सेक्शन देखने का। कौन सा वाला सेक्शन बताइए फटाफट से? तो आपको जो लास्ट सेक्शन देखने को मिलता है आधुनिक हिंदी का देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब लोग सोचते हैं संस्कृत भाषा की अपभ्रंश तो हिंदी होनी चाहिए, भैया हिंदी नहीं होगी, पाली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, यह पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों ने तो जवाब भी दे दिया होगा। सूर्यो अगर आप देखेंगे तो इसमें ओ की मात्रा का विधान है, और ओ की मात्रा का विधान मेरे दोस्त किस में होता है? गुण संधि में। क्योंकि गुण संधि में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा का विधान रहता है। वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा का विधान रहता है। दीर्घ संधि में आ का नियम साथ रहेगा, ई का नियम रहेगा, साथ ही साथ में बड़े ऊ का नियम रहेगा। यण संधि में आधा अक्षर लगता है य और व के साथ। क्लियर है? और इसका संधि विच्छेद पता है क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। क्लियर है? आप देखिए, आप लोग पता है क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि संधि से संधि विच्छेद करना टिपिकल है। संधि विच्छेद से संधि करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? लिपि आपके सामने है। ठीक है, जब तक मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, लेकिन आप अपना आंसर देखिए। अगर हम बात करें लिपि की, बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ब्राह्मी लिपि, और एक होती है भैया जी आपकी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि लेफ्ट यानी कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और ब्राह्मी जो लिपि होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है मेरे साथी। ठीक है, अब इसी ब्राह्मी लिपि से आपकी एक लिपि का जन्म होता है जिसका नाम है देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि। कि ब्राह्मी लिपि से एक लिपि का विकास हुआ जिसका नाम है मेरे दोस्त देवनागरी। अब देखिए देवनागरी का प्राचीन नाम पता है क्या था? इसका प्राचीन नाम था नागर लिपि। क्या था? नागर लिपि। दूसरी चीज मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो नागर लिपि है,
ठीक है, ये नाम कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे आया? तो कहा जाता है कि गुजरात में जो कुछ नागर नामक ब्राह्मण लोग थे, तो वो लोग देवी देवताओं के ऊपर कुछ लिखा करते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें पता नहीं था कि हम जिसका यूज कर रहे हैं, जिस लिपि का, उसका नाम क्या, उसका कोई नाम नहीं था। तो उन लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि जिस लिपि का हम लिखने में यूज कर लेते हैं, क्यों ना इस लिपि को एक नाम दिया जाए। और उन्होंने अपने नागर नामक टाइटल को ही इसका नाम दे दिया, नागर लिपि। और ये देवी देवताओं के लिए यूज की जाती थी, इसलिए इनके आगे कुछ समय बाद देव लगा दिया गया और ये नागर लिपि, देवनागरी लिपि बन गई। देवनागरी लिपि का सबसे पहले यूज जो हुआ है, सबसे पहले प्रयोग भैया जी गुजरात राज्य में हुआ है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और गुजरात के, आपको पता है, एक राजा थे जय सिंह। कुछ लोग जय सिंह कहते हैं तो कुछ लोग जय भट्ट कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं के शिलालेखों में आपको देवनागरी लिपि का जिक्र देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा गया है आपका उत्तर शैली में, एक उत्तर शैली, और एक बांटा गया है भैया जी आपको दक्षिण शैली में। दूसरी चीज, उत्तर शैली को चार भागों में रखा गया है। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो गुप्त लिपि, जो गुप्त शासन जो था आपका, उस समय जो लिपि चलती थी वो गुप्त लिपि। ठीक है, कुछ परिवर्तन कर दिया गया तो ये बन गई भैया जी आपकी कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से भैया नंबर 3 पे आ गई आपकी शारदा लिपि, और शारदा के बाद आ गई आपकी प्राचीन लिपि। प्राचीन लिपि को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी शैली और पश्चिमी शैली में। ठीक है, दक्षिण शैली में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं जो दक्षिण में बोली जाती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगर मैं यहां देखूं पश्चिम में, यानी पश्चिमी भारत, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। और अगर आप यहां देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में जो जो आएंगी सब भाषाएं इसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसका अगर मैं आपको बात बताऊं कि वो बस किस लिपि से हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? अब अभी अभी इसका एक क्वेश्चन आया था, सूर्योदय। तो मैंने बोला ओ का विधान क्या होता है? गुण संधि होती है। गुण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, उसके 5 भेद होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर इसको फटाक से देखते हैं, अरे भाई इसमें तो ओ की मात्रा लगी हुई है, और ओ की मात्रा का विधान तो स्वर संधि में होता है। आंसर कर देंगे आप लोग स्वर। बेटा इसका स्वर संधि नहीं है, इसका आंसर बन जाएगा विसर्ग संधि। क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मनोहर की, तो मनोहर का जो संधि विच्छेद है वो क्या बन जाएगा? मनह धन हर। अब यहां पर बात क्या निकल कर आती है कि एक नियम होता है विसर्ग संधि में, कि अगर विसर्ग के साथ, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, श, श, स और ह आ जाए, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है मेरे साथी, ये ओ में बदल जाता है। और इसे जब ओ में बदलोगे तो ये हो गया आपका मनोहर। ठीक है, इस तरीके से, जैसे अगर मैं कहूं मनोज, ठीक है, अगर मैं कहूं मनोज तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनह धन ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ठीक, और इसमें ये वाली चीज पूरी नहीं आती। अगर मैं आपको पूरी क्लियर करके बताऊं तो क्लियरली पता है क्या रहता है इसमें। सबसे पहले देखिए, इसमें रहते हैं भैया जी आपके घोष व्यंजन। ठीक है, घोष व्यंजन के साथ साथ आपके क्या आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं। इस प्रकार का नियम इसमें रहता है। ठीक है, अब देखिए घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, हाँ या ना? अब देखो म ज कौन से नंबर पे होता है? च, छ, ज, झ, या तीसरे नंबर पे है। तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आता है? घोष में आता है। इसका आंसर बन जाएगा मेरे दोस्त विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? बताइए, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम या दिनों के नाम? इसमें क्या पूछा गया है? पुल्लिंग पूछा गया है। तो मेरे साथी तिथि के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम कैसे? अमावस्या एक तिथि है, दौज एक तिथि है, एकादश एक तिथि है, इस तीज एक तिथि है, चौथ एक तिथि है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं,
लेकिन मेरे दोस्त दिनों के जो नाम होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब यहां पर आपने समझा होगा कि नदियों में कई सारे अपवाद आते हैं कि कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सर स्त्रीलिंग नहीं होकर के, कई बुक्स में और कई दोस्तों ने देखा है और कई मेरे साथियों ने पढ़ाया भी है ऐसा कि बेटा ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग है। आप खुद सोचिए, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है या बहता है, आप खुद सोचो। और एग्जामिनर ऐसे है ना आपत्तिजनक या फिर ये फपूंद वाले क्वेश्चन नहीं देता, अच्छे वाले क्वेश्चन देगा। तो देखो इसमें सीधा बोला है कि नदियों के नाम क्या होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन 2021 के हैं, शिफ्ट भी लिखा है, टाइमिंग भी लिखा है, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। आप बस देखते जाइए क्या करना है क्या नहीं करना आपने। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है ही, प्रेमराज जयशंकर प्रसाद की है ही। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी इसमें से पूछा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, हाँ ठीक है। अगर मैं इसे भी थोड़ी सी हटा दूं ना तो बच्चों को तो पता है कि जयशंकर प्रसाद की तो कामायनी है, लेकिन अब यहां दिक्कत आ जाती है कि प्रेम सरोवर, प्रेम राज्य और प्रेम पथिक। ठीक, अब जहां प्रेम लग जाता है वो किसकी ज्यादातर रचनाएं आपको देखने को मिली होंगी? प्रेम तरंग, ठीक है, प्रेम सरोवर। तो आप ये देखें कि ये और ये तीनों की तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, इस चीज को याद रखना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की हैं ये तीनों रचनाएं। अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर बन जाएगा ए फॉर एप्पल, प्रेम सरोवर। क्या बनेगा? प्रेम सरोवर, क्योंकि जो प्रेम सरोवर है भैया जी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है भैया जी, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जो पहला भाग होता है, पहला युग भारतेंदु युग, वहां से निकल के आते हैं। इनका मूल नाम रसा है और इनके गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत का चांद कहते हैं, इसे भैया जी नाटकों का सम्राट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा का अगुआ भी कहा जाता है। अगुआ मतलब नेतृत्व करने वाला। हिंदी भाषा का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और आपको पता है इन्हीं के नाम पर एक युग बना है जिसका नाम है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का सबसे प्रथम जो उपन्यास रहा उसका नाम है भैया जी पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। इनकी और अगर आप सर देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, भारत दुर्दशा, भारत जननी, ये सारी की सारी रचनाएं किनकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो है ये। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें याद रखेंगे। प्रेम तरंग किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारिश हो रही थी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ये आपको बताना है। बारिश हो रही थी, कंप्लीट नहीं हुई है, हो रही थी, अभी हमें पता नहीं कंप्लीट हुई या नहीं हुई। इनकमिंग, सॉरी इनकमिंग नहीं यार, आईएनजी, यानी हो रही थी यानी आईएनजी का काम चल रहा है। और आईएनजी किसके साथ लगी है? थी के साथ लगा है। और थी किस में आता है? भूतकाल में आता है। और आईएनजी किस में लगता है? अपूर्ण में लगता है। आंसर बन जाएगा अपूर्ण भूतकाल। इस तरीके से अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रैक्कीजिशन राइट का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा है? चार आपके पास है शब्द, मांग, निंदा, आरक्षण और निराकरण। बताइए इसमें से रैक्कीजिशन शब्द का इंग्लिश हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों, डेट है, निकाल करके देख लेना, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। ठीक है, बताइए। बहुत बेहतरीन, रैक्कीजिशन शब्द, इसका मतलब क्या है बताइए भैया जी। तो भैया रैक्कीजिशन शब्द का मतलब होता है मांग। क्या होता है? मांग। अगर हम बात करें भैया जी इसकी निंदा की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? कंडेनमेशन। क्या कहते हैं यार स्पेलिंग? कैंडेममेशन, कैंडन, कैंडेममेशन, हाँ कैंडेममेशन। मेरे को भैया इंग्लिश कम आती है यार, याद रखना।
आरक्षण तो आप जानते हैं रिजर्व, ठीक है। और निराकरण को क्या कह सकते हैं आप? निराकरण के लिए अगर मैं एक शब्द देना चाहूं तो निराकरण यानी कि उसका उत्तर मिल जाता, सॉल्यूशन कह लीजिए। चलिए क्या कह लीजिए? सॉल्यूशन कह लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गारो किस राज्य में बोली जाती है ये बता दीजिए। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां भी हैं, आपको पता है, ईस्ट इंडिया में, ठीक है। और ये गारो किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या मणिपुर? तो याद रखना, गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये सब किस में बोली जाती हैं भैया जी? मेघालय में बोली जाती हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया भैया ये 11वां वाला, ठीक है। अब तक सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कुल मिलाकर के जो विश्व हिंदी सम्मेलन है भैया जी, ये कितने हो चुके हैं अभी तक? 12। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये हुआ था फरवरी 2023 फिजी नाडी में। कहां? फिजी नाडी। और 13वां जो होगा वो अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है जो 13वां है वो बाली, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर हम बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। जनवरी 1975 में इसकी स्थापना हुई भैया जी। पूरी प्रॉपर डेट चाहिए तो 10 जनवरी ले लीजिए। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था उसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, उसकी थीम थी भैया जी, ठीक। पहला 1975 में कहां पर हुआ है भैया? भोपाल, भारत में, सॉरी नागपुर, भारत में हुआ है। दूसरा पोर्ट लुई, मॉरिशस, 1976 में हुआ भैया जी। इस तरीके से तीसरा फिर भारत में हुआ है, चौथा फिर पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ, फिर पोर्ट ऑफ स्पेन टोबैगो में हुआ। इस तरीके से अगर हमसे 11वां वाला पूछा गया है तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो भैया जी कहां हुआ है? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। और 10वां नंबर का कहां हुआ है? भोपाल, भारत में हुआ है। ये जो है ये 10th नंबर पे हुआ है, ये 11th नंबर पे हुआ है। और पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करूं तो ये 5th नंबर पे हुआ है भैया जी। न्यूयॉर्क आपका 7th या 8th नंबर के समथिंग हुआ है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पोर्ट लुई मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना गया है? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सबसे पहली चीज देखिए, इसी अपभ्रंश को अगर मैं बात कहूं तो 7 भागों में बांटा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। और अगर मैं अन्य विद्वानों की बात करूं तो अन्य विद्वानों ने इसी अपभ्रंश को कितने भाग माने हैं? केवल 5। 7 कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हैं, ठीक है। एक आ जाता है इसमें भैया जी खस, एक आ जाता है इसमें महाराष्ट्री, ठीक है। और एक आ जाता है इसमें मागधी। ये लीजिए, ये 7 हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक। और इसी में से अगर आप खस को हटा दीजिए, ठीक है, और आपका एक क्या चला गया भैया जी? ब्राचड को हटा दीजिए, तो इन दोनों को हटा देंगे तो आपके बचे 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 अन्य विद्वानों के अनुसार माने गए हैं। दूसरी चीज, अब मैं यहां से ये भी आपको लिखित तौर पे बता देता हूं कि कौन सी भाषा कहां से निकली है और कौन सी है, ठीक है। सौरसैनी अपभ्रंश की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपकी गुजराती,
राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं भैया जी ब्राचड़ की, खस की, तो देखिए यहां से निकली है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी यहां से निकली है आपकी केवल एक मराठी। मागधी से और अर्धमागधी, यहां से आपकी अर्धमागधी आती है भैया जी पूर्वी हिंदी। ठीक। मागधी से आती है आपकी बांग्ला, उड़िया, असमिया और भोजपुरी। ये सारी चीजें यहां से आती हैं। अगर हम बात करें भैया जी पेशाची की और ब्राचड़ की, तो ब्राचड़ से आपकी निकली है भैया जी, इसको मैं यहां गलत करना चाहूंगा एक सेकंड के लिए, यहां से निकली है आपकी लहंदा और पंजाबी। ठीक। और यहां से आती है आपकी सिंधी। ये लीजिए, ये है आपकी प्रॉपर तरीके से पूरा की पूरा डायग्राम। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया। और हमसे पूछा है पंजाबी, तो पंजाबी का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? ए फॉर एप्पल, पेशाची। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प, ड, ट और च। आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है और साथ ही साथ में अघोष भी है। तो देखिए अगर हम बात करें अल्पप्राण की, तो अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष की बात करूं तो भैया जी पहला और दूसरा अघोष होता है। मूर्धन्य की बात करें तो आप भी जानते हो जो इसमें ट वर्ग आता है। क्या सा वर्ग आता है? ट वर्ग। तो अब देखिए सबसे पहले ये ट वर्ग है नहीं है ना, क्योंकि ये ओष्ठ है, इसका जो उच्चारण है वो ओष्ठ है, तो इस वजह से ये होगा नहीं। क्लियर है। अब बात करते हैं च की, तो च का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। ठीक है। ऑप्शन ए और डी गायब हो गए। अब ये दोनों की दोनों मूर्धन्य होते हैं क्योंकि ये ट वर्ग में आते हैं बच्चों। अब दूसरी चीज, ये पहले नंबर पे है और ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका तीसरे नंबर पे जाता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर इसमें तो जाता है, इसमें जाएगा नहीं, तो इस वजह से आपका और हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? सी फॉर कैट, ट। अगला क्वेश्चन देखिए। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसमें सिंपल सी बात पूछी है कि दिन रात किस प्रकार का विशेषण है, और यह सही बात है भैया जी। दिन रात एक कर देते हैं जब गणेश चतुर्थी का उत्सव या त्योहार जब आता है, तो उससे पहले जितने भी शिल्पकार होते हैं वो सब क्या करते हैं? मूर्तियां बनाते हैं। तो देखिए स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक, ये चारों की चारों क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, आप भी जानते हैं। अब देखिए जब स्थान की बात आएगी तो स्थानवाचक होना चाहिए। क्लियर है। ढंग की बात आएगी तो रीति का बात की जाएगी। ठीक है। और जब मापने तोलने से संबंधित की जाएगी तब परिमाण का जिक्र आएगा। और इस वाक्य में दिन रात पूछा है। दिन रात क्या है? अपने आप में एक समय है, और जो समय को दर्शाता है दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अब इसमें क्या पूछा है? इसमें से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यह पूछा है। ठीक। अब क्वेश्चन को समझना जरा। इसमें यह पूछा है कि निश्चित संख्यावाचक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक होना चाहिए, है ना? अनिश्चित संख्यावाचक, इसका मतलब क्या है? ये हमसे पूछ रहा है कि भैया हमें ऐसा ऑप्शन दो जो अनिश्चित संख्यावाचक का हो।
किसका हो? अनिश्चित संख्यावाचक का हो। सिंपल। तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। देखिए 2 मीटर कपड़ा, तो ये अगर आप देखेंगे क्या अनिश्चय संख्यावाचक में आएगा? ये चला जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी चला जाएगा निश्चित किसमें? परिमाणवाचक में। सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। एक बार और ऑप्शन देख लेता हूं। 1 किलो आम दीजिए, या 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, ये ऑप्शन चला जाएगा किसमें ब्रदर? ये चला जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, निश्चय परिमाणवाचक में। ये 3 निश्चय परिमाण के हो गए। बचा मेरा ये सैकड़ों लोग मारे गए, यानी कि सैकड़ों लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए ये फिक्स नहीं है। अगर मैं देखूं तो मेरे को क्वेश्चन ही अजीबोगरीब लगता है ये, जबकि इसको तीनों की तीनों ऑप्शन है ना निश्चित संख्यावाचक के देने चाहिए थे। खैर छोड़िए, हमें अनिश्चित संख्यावाचक पूछा है, उसका जवाब आपको और हमें मिल चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? एक शब्द, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहां। एक शब्द कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए अंतःपुर, अंतःवासी, देखिए इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर हम कहें गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी कहलाता है। अंतःपुर महल का भीतरी पार्ट, महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर कहते हैं। ब्रह्मचारी आप जानते ही हैं, ठीक है। और वज्र बटुक का मतलब होता है योगासन, ठीक। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका और हमारा आंसर रहेगा वो बी फॉर बॉम्बे, अंतेवासी हो जाएगा, राइट। अगला देख लीजिए, अच्छा सेम रिपीट। गुड़ाकेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है गुड़ाकेश। तो क्या होना चाहिए मेरे साथी आपका सही जवाब? अगर आप देखेंगे गुड़ाकेश के बारे में, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। गुड़ाकेश का मतलब होता है जो नींद को कंट्रोल कर ले। और यहां गुड़ाकेश के कई अर्थ निकल जाते हैं, जैसे अर्जुन को भी गुड़ाकेश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ में मैं ये कहूंगा लक्ष्मण को भी गुड़ाकेश कहा जाता है, शिवजी को भी गुड़ाकेश कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां एक की मात्रा लगी है, और एक की मात्रा का विधान मेरे दोस्त किस संधि में होता है? गुण संधि में होता है। और ये स्वर संधि का एक भेद होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसी में ही, तो गुणाकेश, गुणाधन, केश नहीं होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा गुड़ाका धन ईश। क्या हो जाएगा? गुड़ाका धन ईश। नेक्स्ट, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बताइए। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वन, खास वन की लकड़ी तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। हवन सामग्री नहीं होती। हवन सामग्री में तो बच्चों बहुत सारी चीज आ जाती हैं, लेकिन यहां बोला गया है हवन में जलाने वाली लकड़ी, वो होती है आपकी समिधा। क्या कहलाती है? समिधा। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? हमसे विशेषण नहीं पूछा, विशेष्य पूछा है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये तो हो गया आप लोगों का क्या, बताइए, ये हो गया आप लोगों का विशेषण। अब ये श्रेष्ठ कौन है, ये या ये? अगर आप देखेंगे तो वह श्रेष्ठ उपासक है, यहां पर विशेष्य वह न बन करके क्या बन जाएगा? उपासक। आंसर नंबर ए। आपको पता है मैंने एक नियम भी बताया था, जैसे कि अगर मैं यहां से कहता कि वह सुंदर लड़की है,
तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने वह को छोड़ करके मैं कहता हूं राधा सुंदर लड़की है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे बहुत सारे बोलेंगे कि सर सुंदर शब्द तो विशेषण हो गया और यहाँ पर राधा की विशेषता बताई जा रही है, तो राधा को आप और हम विशेष्य कह लेंगे, लेकिन बच्चों इसमें विशेष्य लड़की होगी। सेम वही कंडीशन यहाँ लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? मैसूर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा पूछी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो मुख्यालय वो चेन्नई में है और इसकी जो स्थापना हुई है ना वो सन 1918 में हुई है। कब हुई है मेरे दोस्त? 1918 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दक्षिण भारत में भाषाओं का प्रचार प्रसार करना, बस यही एक काम रहता है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा, अगर आप देखेंगे तो द्रविड़ भाषा परिवार, देखिए भारत में ज्यादातर 4 भाषा परिवार थे। एक था भारोपीय, एक द्रविड़, एक ऑस्ट्रिक और एक चीनी तिब्बत। लेकिन कायदा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो केवल 2 ही इस समय लागू चल रहे हैं, एक हो गया भारोपीय, एक हो गया द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार यानी कि ऐसी भाषाएं जो केवल और केवल दक्षिण भारत में बोली जाए। कहां बोली जाए भैया जी? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी तमिल, एक हो गई आपकी तेलुगु, एक हो गई आपकी कन्नड़ और एक हो गई आपकी मलयालम। यहां पर आंसर आ गया आपका डी फॉर दिल्ली, कन्नड़। बाकी ये सारी की सारी आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों भाषाएं अगर आप जाएंगी तो ये आपकी भारोपीय भाषा परिवार में चली जाती हैं और भारोपीय भाषा परिवार में आपकी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भी भाषाएं शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे ये देखने को मिला है। तो बताइए, मेरी तेरी उसकी बात, आपको पता है इसके बारे में कुछ अवार्ड भी मिला है, अगर आप थोड़ा सा अगर जान पाते हैं तो सोचिए और समझिए, उसके बाद तो मैं जवाब आपको दे दूंगा। इन चारों में से कौन सा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है भैया जी? तो ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरी तेरी उसकी बात जो है भैया जी, ये यशपाल की एक उपन्यास है। और इसके अगर मैं अन्य उपन्यासों की बात करूं तो एक इनका है देशद्रोही, देशद्रोही एक है इनका दिव्या, एक है इनका अप्सरा का शाप, एक है इनका झूठा सच, एक है मनुष्य के रूप। ये लीजिए, ये इतने सारे जो हैं ये क्या हैं? ये इनके उपन्यास है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए और बताइए आम के पत्ते किसकी रचना है। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट 28 नवंबर 2021 को। तो अगर हम बात करें इस आम के पत्ते की, तो ये जो रचना है आपकी, ये मृदुला गर्ग की नहीं है, विश्वनाथ तिवारी की नहीं, कृष्णा सोबती की नहीं, ये है भैया जी रामदरस मिश्र की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी की अन्य रचनाओं की, तो इसके लिए व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार तो सबसे पहले ये 2011 में से व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार मिला। और इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि पानी के प्राचीर करके एक रचना है इनकी, एक है इनकी खाली
घर। एक है भैया जी कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज एक इनकी रचना है। और एक बारिश में भीगते बच्चे, बारिश में भीगते बच्चे एक इनकी रचना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या बन गया भैया जी? सी फॉर कैट, रामदर्श मिश्र। याद रखना सन 2011 में इन्हें इस रचना के लिए व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार भी दिया गया। ठीक, अब हम चलते हैं भैया आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? एक शब्द है बेहतर, अगर उसको मुझे हिंदी में एक अर्थ देना हो तो क्या देना चाहिए? अच्छा, उत्कृष्टतम, उत्कृष्टतर या उत्कृष्ट? देखिए, कहते हैं ना, आपने बेहतर किया यानी आपने कोई अच्छा कार्य किया। यहां उत्कृष्ट का मतलब मेरे ख्याल से श्रेष्ठता आ जाती है, तो इस वजह से तो बाकी तीन ऑप्शन तो मुझे नहीं लगेगा सही। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द हमें देखना है। तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं: विधुर, विपत्निक, वियोगी और अपत्निक। देखो बच्चों, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर जाती है, उसे हम विधुर कहते हैं। ठीक है, और वियोगी यानी रोना टाइप में, एक विरह संवेदना ये करना। ठीक है, और विपत्निक, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे हम कहते हैं विपत्निक। और अपत्निक, जिसकी पत्नी ही ना हो, और क्या नहीं तो। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब बन जाएगा। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? यानी कांटा एक विशेष्य है, तो इससे अगर मुझे एक विशेषण बनाना है तो क्या बनेगा? कंटीला, कंटक, कंटकीन या कंटक? तो आप भी जानते हैं कांटा का विशेषण, याद रखना, कंटीला बनता है। क्या बनता है? कंटीला बनेगा मेरे दोस्त, कांट नहीं बनेगा, कंटकीन नहीं बनेगा, कंटक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कंटीला। तृण पकड़ना, तृण का मतलब क्या होता है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। देखो, तृण का मतलब होता है तिनका, यानी कि तिनका पकड़ना। और आप समझिए कि कहते हैं ना कि डूबते को तिनका भी बचा लेता है। ठीक है, अब यहां इसका मतलब क्या? घास काटना पॉसिबल नहीं होगा, बिना मतलब का काम करना पॉसिबल नहीं, फूल गुच्छा तैयार करना नहीं। आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी फॉर दिल्ली, शरण में जाना। क्या बन जाएगा इसका? डी फॉर दिल्ली बच्चों, शरण में जाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जाकर के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, व्यवहार, आकांक्षा, आदत या चाल चलन। देखिए, आचरण कहते हैं उसके आचरण यानी उसकी आदत, आचरण उसका व्यवहार, आचरण उसका चाल चलन। लेकिन आचरण शब्द का अर्थ आकांक्षा नहीं हो सकता। आकांक्षा का मतलब तो होता है मेरे प्यारे दोस्त इच्छाएं। क्या होती है? इच्छाएं। ठीक है, आगे देखते हैं भैया जी। अगला क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिदास और राघवानंद। तो इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, आपको बस ये बताना है। तुलसीदास तो बहुत फेमस रहे, आपको पता है, रामचरितमानस जैसी इन्होंने वो किताब लिखी, एक पुस्तक, महान ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अवधी भाषा में। और रत्नावली के कारण ये काफी ज्यादा फेमस माने गए हैं। दूसरी चीज, इनके गुरु की बात कर लेते हैं। तो इनके गुरु को देखिए, इनके गुरु का नाम है नरहरिदास। और नरहरिदास को ही कुछ लोग नरहार्य नंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरहार्य नंद भी कहते हैं। और आपको पता होगा
कि यहां से इन्होंने शिक्षा ली थी, इन्हीं से इन्होंने बाकी की शिक्षाएं ली और तब जाकर के वो सफल व्यक्ति बने। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहले एक आते हैं राघवानंद। राघवानंद के जो शिष्य हैं उनका नाम है रामानंद, उनका नाम है रामानंद। और रामानंद के बाद अगर आप जाएंगे तब आता है एक अनंतनावाद, अनंतानंद। क्या है? अनंतानंद। ये इसके गुरु हैं, ये इसके गुरु हैं, और इसके गुरु हैं नर हरिदास, इसके गुरु हैं नर हरिदास। और इसके भैया जी सॉरी शिष्य हैं ये सब, ये इसका शिष्य, इसका शिष्य ये, इसका शिष्य ये, और नर हरिदास का शिष्य कौन था? तुलसीदास। ठीक है, ये अगर उस क्रम में आएंगे तो गुरु बन जाएंगे दोस्त। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास या द्वंद्व समास? अद्वितीय, सबसे पहली चीज तो बच्चे ये समझ जाते हैं कि सर अद्वितीय में तो अ नाम का उपसर्ग लगा है, और जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। लेकिन मेरे साथी यहां पर देखिए, अब मैं अगर आपसे कहूं अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना? तो ये जो अद्वितीय समास जो है ना, ये साथी बहुव्रीहि की कैटेगरी में जाता है, ना कि अव्ययी भाव में, याद रखिएगा। कुछ बच्चे इसे अव्ययी भाव कह देते हैं लेकिन अव्ययी भाव में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि का कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, तो अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। क्या मेरे जैसा कोई दूसरा है? नहीं है। क्या आपके जैसा कोई दूसरा है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित तो हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां अधिकाधिक शिक्षित तो हो गई है, जनता में वचन, ठीक है, जनता का मैं वचन बता देता हूं, लेकिन शिक्षित हो गई है, इस चीज से थोड़ा सा मुझे एक, मैं ये क्या, एक निराशजनक निराशा पैदा होती है मेरे अंदर। क्योंकि मैं अक्सर आजकल देखो, आप सोशल मीडिया को, अब सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा वो जो उन्नाव रेप केस जब भी कांड हुआ था, उसमें विधायक कौन है वो, कुलदीप सिंह सेंगर जी को जमानत मिली है। बताइए आप, हमारा देश पता नहीं किस दिशा की ओर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता। आपने देखो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, बताइए। सारी कॉल रिकॉर्डिंग उसके प्रूफ सबूत में आ चुकी है, लेकिन फिर भी बताइए क्या हो रहा है ये। अभी मैंने देखा कि एक लड़का था यादव, उसको भी मार दिया गया। हमारे समाज में सब कुछ हो रहा है लेकिन सब चुप बैठे हुए हैं। आप सोचिए, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई किसी के बारे में, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो घटना हमारे साथ ना घट जाए ना, तब तक किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। आप देखिए, उस लड़की को बचाने के लिए अभी प्रोटेस्ट चला, अभी दिल्ली में हाईलाइट हुई वो, अभी उसके वकील को मार दिया गया था, उसके पिताजी को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया। बताइए, उसके घर के फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ के जाइए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो कुछ देखेगी तो इस संसार में, कि अगर मैं आया हूं या आई हूं तो इस संसार में क्या देखने वाली चीज है। क्या मरुस्थल दिखाओगे आप उसे? दिल्ली में देखिए कितना भयंकर तरीके से पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो रखा है। ठीक है, जितने भी पैसे वाले हैं, ये जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं, सब एयर प्यूरिफायर लेकर के खुद तो बैठे हुए हैं। जो जनता छोटी है उनसे पूछिए ना, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया जी क्रैकर मत जलाओ, पॉल्यूशन बढ़ेगा, फिर भी नहीं माने। बताइए, जब क्रैकर्स बैन कर दिए फिर भी बैन हटवा दिया। इन लोगों को केवल अपने से मतलब है। बताइए, मैंने मिनिस्टर को देखा उन्नाव रेप केस में, वो एक मिनिस्टर है, व्हाट द नेम, मुझे नाम नहीं समझ नहीं आ रहा, हंस रहे थे भाई साहब। बताओ वो, आप इस चीज को समझिए यार, जब तक हम लोग उन किसी का दर्द नहीं समझेंगे तो कोई हमारा कैसे समझ जाएगा।
बताइए यार कि अगर मैं ये क्या कहूं कि इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद भी अगर इंसान खुला खुला घूम रहा है, आराम से स्वच्छ हवा ले रहा है, आराम से, कोई टेंशनबाजी नहीं है, बताइए। ये सब ऊपर वाले क्या खेल है भाई साहब, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। चले आगे बढ़ते हैं, तो मेरे को इस चीज से थोड़ा सा वो होती है, ठीक। लेकिन जनता शब्द जो है भैया जी, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, इनमें से कोई नहीं। तो जनता शब्द जो है बच्चों, वो आपका एक वचन है, आप भी जानते हैं, ठीक है। प्रेम हो गया, वर्षा हो गया, आटा हो गया, ये सब क्या एक वचन में आते हैं, ठीक है। आपके दर्शन हो गए, होश हो गए, आंसू हो गए, प्राण हो गए, ये सारे के सारे आपके बहुवचन में चले जाते हैं। ये सब सारी चीज तो मैंने आपको एक एक वो बना करके दे दिया कि बेटा इससे बाहर तो जाएगा नहीं, इतना पढ़ लो। थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, और गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, थका ऊंट सराय ताकता है, इसका मतलब यह है कि दिन भर की मेहनत के बाद रियलिटी में, वास्तविकता में घर की याद आ ही जाती है, ठीक है। बाकी तीन विकल्प इसको सही नहीं मानेंगे। इसका सही विकल्प जो है वो ए फॉर एप्पल रहेगा, यानी 44 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ होना चाहिए। बताइए, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका आंसर। सोशल मीडिया यूज करो तो सोशल मीडिया पर बस यही सारी चीजें आती हैं, और साथ में एक बहुत ही एक शेर का बड़ा फेमस हो रहा है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। एक लड़की है, एक बच्ची ने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका, जो कि पूनम रावत है, सीओपी पुलिस में है वो, ठीक है। पता नहीं है किसके है वर्डिंग्स, लेकिन जिसने भी लिखा है भाई साहब, क्या खूब लिखा है कि ये सर्दी बीत जाएगी, क्या इसके बाद आओगे, ये सर्दी बीत जाएगी, क्या इसके बाद आओगे, मेरे हमदम बताओ कब इलाहाबाद आओगे, शहर गुलजार है फिर भी ये दिल सूना सा है कितना, ये हिचकी जान ले लेगी जो इतना याद आओगे। क्या वर्डिंग्स है, इस वर्डिंग्स को देखो थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और इसके रिप्लाई भी बहुत सारे हैं, मैंने भी एक रिप्लाई बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन मैं भी आपको सुनाऊंगा, इसी के बाद इसको ऐड ऑन करके। चलो, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, अरे यार ये क्या फिजूल का है। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा, ये भी गलत है भैया जी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जल और स्थल, अरे आंसर बन जाएगा इसका, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अगर आज अच्छे दिन है तो कल बुरे हैं, कल बुरे हैं तो आज अच्छे हैं, ठीक है। ये दिनों का उलटफेर तो भैया जी चलता रहता है, ठीक है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये बता दीजिए। अगर आप देखेंगे शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द, ये क्वेश्चंस आए आते हुए भी बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो इसका भैया जी शक्तिमानी नहीं होगा, इसका हो जाएगा शक्तिमती। भगवान का भगवती, महान का महती, मुगल का मुगलानी, बाबू का बबुआइन, लाला का ललाइन, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग से, सॉरी, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा इसका, बी। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले लिया गया है रस वाले टॉपिक से, ठीक है। रस के अंग होते हैं, रस के, अगर मैं अंग की बात करूं तो रस के अंग होते हैं भैया जी आपके चार, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है आपका विभाव, विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, फिर उद्दीपन भी दो होते हैं, आशयालंबन और विषयालंबन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विभाव के बाद की जो कंडीशन आती है, उसे हम कहते हैं अनुभाव, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव होते हैं भैया जी चार प्रकार के, एक होता है आपका कायिक अनुभाव,
ठीक है। एक होता है आपका सात्विक अनुभाव, एक होता है आपका आहार्य अनुभाव, ठीक है, आहार्य, और एक होता है आपका मैं ये कह सकता हूं वाचिक, वाचिक अनुभाव। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं आपके, जिसमें से सात्विक अनुभवों की संख्या भैया जी 8 होती है। कितनी होती है? 8। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो लिखना चाहें, अगर आप चाहते ही हैं तो इनकी अगर 8 संख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए, एक ले लीजिए आप स्वरभंग, एक ले लीजिए आप स्तंभ, एक ले लीजिए आप रोमांच, एक ले लीजिए आप कंप यानी कि कांपना, एक ले लीजिए अश्रु, एक ले लीजिए प्रलय, एक ले लीजिए वैवर्ण्य। ये यानी कि विभाव के बाद की जो कंडीशन होती है उसी को हम सात्विक कहेंगे। और इसमें क्या, स्वरभंग मतलब कि जीभ का लड़खड़ाना, स्तंभ यानी कि एकदम शून्य पड़ जाना, रोमांच रोंगटे खड़े कर देना, कंपन मतलब कांपना, अश्रु मतलब आंख से आंसू आना, लाइक दैट, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। क्लियर है? और देखिए, ये जानबूझ के किए जाते हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है भैया जी? देखिए, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, यहाँ पर हिंदी की बात आई है। हिंदी में अगर यहाँ हिंदी का नाम नहीं आता और सीधा पूछ लिया जाता कि दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है, तो उनका नाम क्या है भैया जी, बता दीजिए। ताराशंकर बंदोपाध्याय, जिन्हें बांग्ला भाषा के लिए गण देवता इनकी एक रचना है, जिसके लिए इन्हें एक ज्ञानपीठ दिया गया दूसरा। पहला जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ओट्टुकल रचना के लिए दिया गया। ठीक है, लेकिन हमें खैर छोड़िए, हमें यहाँ पर जो पूछा गया है हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ किसे मिला। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला ज्ञानपीठ तो ऐसे मिला था, दूसरा मिला है रामधारी सिंह दिनकर को, ये मिला है 1968 में, ये मिला है 1972 में, अज्ञ को मिला है 1978 में, कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और अमृत राय को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ही नहीं है। फिर 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। अभी तक कुल मिलाकर के हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता कितने हैं भैया जी? 12 लोग हैं। और हाल ही में सन 2024 में जो ज्ञानपीठ मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। 2023 में गुलजार को और रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है एक बात कि 1982 के बाद से तब तक तो ये किसी पर्टिकुलर रचना में दिया जाता था, लेकिन है ना, आफ्टर 1982 के बाद इन लोगों ने एक डिसाइडिंग की मीटिंग के थ्रू उसमें ये बोला गया कि अब है ना, हम लोग विशेष रचना में अवार्ड ना दे करके जो भी हिंदी साहित्य में अपना पूर्ण योगदान देगा उसके लिए अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द देना है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो क्या बोला गया है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से। कन्या का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो इसके गर्भ से जो उत्पन्न हुआ पुत्र उसे हम कहते हैं कानीन। इसके बारे में ज्यादा बात ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद होता है? ठीक है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और सकर्मक। तो सबसे पहले सारी की सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सकर्मक में भैया जी कर्म होता है, इसमें कर्म अवेलेबल होता है, याद रखिएगा सबसे पहली चीज। ठीक है, जैसे, और कर्म हमें पहचानना है या कैसे पहचानते हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस में क्या, किसे और किसको, ये शब्द लगा करके उस सेंटेंस को एक इंटेरोगेटिव में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो समझ जाइए वो सकर्मक है, और नहीं बनता तो वो अकर्मक है। ठीक है, अब देखिए, मनोहर सो रहा है, अगर मैं एक प्रश्न बनाऊं, मनोहर क्या सो रहा है, मनोहर किसे सो रहा है, मनोहर किसको सो रहा है, इन तीनों का यूज कर लिया, लेकिन क्या इसका प्रश्न बना? नहीं बनाना। और जिसका प्रश्न नहीं बनता उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक। ठीक है, दूसरी चीज, जिसका प्रश्न नहीं बनता, अकर्मक। अगर मैं ये कहता कि मनोहर खेल रहा है, तो आप देखिए, मनोहर क्या खेल रहा है, प्रश्न बन जाता, और प्रश्न बन जाता तो सकर्मक।
द्विकर्मक का मतलब होता है जहां पर भैया जी दो कर्म अवेलेबल हो। ठीक है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से करवाए, उसे हम प्रेरणार्थक कहते हैं। और ये भी भैया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी तमाम क्रियाओं से भरी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? पूछा क्या गया है, कितने लोग थे भैया जी इसमें? 50 लोग थे। तो 50 लोग थे। अब ये फिक्स तो नहीं है, इतना हमें कंफर्म पता चल गया, इतना हमें कंफर्मली पता चल गया कि ये कितने लोग थे, 50 लोग थे। फिक्स नहीं है तो निश्चित तो है नहीं। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, फिक्स नहीं है तो अनिश्चय में चला जाएगा ना। ये लीजिए, परिमाणवाचक में क्या होता है भैया जी, मापने और तौलने वाली चीजें आती हैं, लेकिन यहां तो काउंटेबल चीज है तो वो संख्या में जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब इसमें 4 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, चारों शब्दों को जरा देख लीजिए। एक स्रोत, एक स्रोत, एक इतिहास और एक उत्पत्ति। इन तीनों और उत्पत्ति, इन तीनों के आधार पर शब्दों को कितने भागों में रखा गया? 4। कितने भैया जी? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी इसमें तो संकर शब्द भी आना चाहिए। तो बच्चों इसमें संकर शब्द नहीं आएगा, क्योंकि संकर शब्द जो है एक अन्य भेद के तौर पे आपको पढ़ना होता है। ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा सारी की सारे क्वेश्चंस और सारी के सारे। नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाक दबाने से ही मुंह खुलता है, इसका मतलब साफ पता चल रहा है ज्यादा बातें करना तो नहीं होगा, मुंह के अनुसार बातें करना नहीं, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन नहीं भैया जी। आंसर बन जाएगा इसका कठोरता से ही कार्य सिद्ध होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब होता है पंचायत। ठीक है। पंचायत की दुहाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? सहायता की पुकार करना। क्या हो गया साथियों? सहायता की पुकार करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा समय शब्द में कौन सा समास है, बस आपको यह बताना है। यथा समय, यथा क्या लग गया? उपसर्ग। जहां उपसर्ग लग जाए मेरे साथी, अव्ययी भाव पे फेंक के मार देना ऑप्शन, गलत नहीं हो सकता वो आपका कभी भी। ठीक है। यथा समय हो गया, यथा क्रम हो गया, यथा अनुसार हो गया, मतलब मैं ये कह सकता हूं यथा क्रम हो गया। जहां यथा लग जाए वो सब अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? तो देखिए, ये सभी लोग जानते होंगे। हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो सबसे पहले याद रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर है उदंत मार्तंड, जो कि भैया जी जुगल किशोर, जुगल किशोर इनके संपादक थे। ठीक है। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ। कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा की पूरा आंसर आ गया आपका ए फॉर एप्पल। ठीक। नेक्स्ट, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, तद्भव से तत्सम पहचानने के लिए तो कई सारी ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक भी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर किसी भी शब्द में आपको संयुक्त व्यंजन दिख जाए तो सबसे पहले तो समझ लीजिए भैया जी वो तत्सम है। ठीक है। और देखिए, इसका होता क्या है, जैसे तत्सम में अगर ये है तो तद्भव में ये भैया जी ख में बदल जाता है, शलगम वाला श सड़क वाले स में बदल जाता है। ठीक है।
और मैंने कहा जो वह है वो ब में बदल जाता है। इस तरीके से रहता है भैया ये सारा की सारा फंडा। और क्षत्रिय का भैया तद्भव बन जाता है आपका खत्री। क्या बन जाएगा? खत्री। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नवोन्मेष, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं नवोन्मेष का मतलब होता है नई खोज करना। क्या होता है? नई खोज करना। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नयापन भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब इसमें संधि कौन सी है? सबसे पहले तो ये देखेंगे ओ की मात्रा लगी है, तो ये हो गई आपकी गुण संधि, राइट। और इसको अगर तोड़ेंगे तो आप इसमें देखो किस में तोड़ पाएंगे? नवोधन नमेश में तो नहीं तोड़ पाएंगे। अब आपको भी पता है कि तीनों में उन्मेष 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 लगा हुआ है, तो कैसे तोड़ेंगे? अगर आप देखें ओ प्लस ओ करोगे तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गया और डी गया। अब बताओ हमारे पास बचा तो बचा क्या? नवधन उन्मेष या नवाधन उन्मेष? आंसर हो जाएगा बच्चों नवधन उन्मेष, क्योंकि नवा कोई शब्द नहीं होता, नव का मतलब ही होता है नया। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? आपने हिंदी साहित्य को देखा, उसमें मैंने लिखाया, उसमें मैंने आपको बताया कि पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं भैया जी, वो किसे माने जाते हैं? सूरदास को माना जाता है। क्लियर है? और सूरदास आपके अष्टछाप कवियों में भी प्रसिद्ध है और शामिल होते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक यानी कि एक सही मार्ग दिखाने, यानी कि कृष्ण तक सही मार्ग ले जाने वाला जो एक इंसान था, वो था सूरदास, जिसने हमें साक्षात ये कह सकते हैं कि हमारे और हमें सीधा भगवान के पास किस रास्ते से जाना चाहिए, वो सारी चीज इन्होंने बताई। इस वजह से इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा गया है। सूरीनाम, मॉरिशस, गोयाना में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी या गढ़वाली? तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए। सूरीनाम हो गया आपका, ठीक है, आपका मॉरिशस हो गया, गुआना हो गया। यहां पर आपकी कौन सी बोली जाती है भैया जी? भोजपुरी बोली जाती है। हमारे देखिए इंडिया के अलावा भी अदर कंट्रीज है, वहां पर हिंदी का स्कोप है, हिंदी वहां पर बोली और समझी भी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, कव्वे और काला पानी और परिंदे। देखिए ये क्वेश्चन कई बार निर्मल वर्मा से रिलेटेड 2017 में भी प्रश्न आए थे, 2021 में भी प्रश्न आए थे। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो निर्मल वर्मा की परिंदे भी है, और कव्वे और काला पानी के लिए इन्हें 1985 में हिंदी साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी दिया गया है। क्या दिया गया? हिंदी साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? अब मैंने क्या बोला? नीति निपुण, यानी नीति में निपुण होना, नीति में मिल जाना। समझ लीजिए यहां पर क्या आ गया? में आ गया। और ये क्या है? कारक का चिन्ह है। किस कारक की विभक्ति यूज हुई है? अधिकरण। और जहां कारक की विभक्ति का लोप रहता है जिस समस्त या समासिक पद में, मेरे साथी, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष। आंसर बन गया आपका ये। और चलते हैं भैया जी आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो निसंदेश होता है। अब यहां पर अंकी बिंदी है नहीं, यहां अंकी बिंदी है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो आशा करता हूं जो प्यार आपने पिछली वीडियोस में दिया वही प्यार आप इस वीडियोस में रहेंगे। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई। ठीक है, अभी मुलाकात करेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। ये थे आपके कुछ 2021 यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तब तक के लिए मैं प्रदीप आप सभी बच्चों से अलविदा लेना चाहूंगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियोस में। नमस्कार, जय हिंद।